गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लामेशन। ठीक है। तो इन्फ्लामेशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो एक्यूट इन्फ्लामेशन के जो स्टेप्स होते हैं, सेलुलर इवेंट, वेस्कुलर इवेंट, वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, और जो मीडिएटर्स है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस वाली वीडियो में अपन एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो वेस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इन्फ्लामेशन होता क्या है? इट इज़ अ रेस्पॉन्स ऑफ वेस्कुलराइज टिश्यू टू इंजरी। तो कब जब कोई इंजरी हो जाती है तो उसमें जो वेस्कुलराइज टिश्यू, ब्लड वेसल का जो रेस्पॉन्स होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? इन्फ्लामेशन बोलते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन है। ठीक है। तो इंजरी हुई क्यों? या तो कोई इन्फेक्शन हो गया, फॉरेन बॉडीज एंटर कर गई, ठीक है, इम्यून रिएक्शन हो गई, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप, ट्रॉमा हो गया, कुछ एक्सीडेंटल वगैरह। तो इन सब चीज़ों से इंजरी हो सकती है। फिर दो टाइप के इन्फ्लामेशन होता है, एक एक्यूट और क्रॉनिक। तो एक्यूट में आ जाएगा अपना शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है एक्यूट, और क्रॉनिक जो होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। एक्यूट सडन ऑनसेट, तुरंत उसका स्टार्टिंग हो जाती है, और जो ये क्रॉनिक है धीरे धीरे इसका ऑनसेट होता है। ठीक है। एक्यूट में लोकल साइन एंड सिम्टम्स आर मोर प्रोमिनेंट। एक्यूट में जो बाहर से लोकल साइन और सिम्टम्स प्रोमिनेंट दिखेंगे, जबकि क्रॉनिक में नहीं दिखेंगे। फिर मतलब लेस प्रोमिनेंट रहेगा। टिश्यू हीलिंग, फाइब्रोसिस आर लेस प्रोमिनेंट। इसमें टिश्यू हीलिंग और फाइब्रोसिस में लेस प्रोमिनेंट रहती है, जबकि इसमें मोर प्रोमिनेंट है। और इसमें जो मेन सेल इन्वॉल्व रहता है वो न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल मीडिएटेड, जबकि क्रॉनिक में मोनोसाइट और मैक्रोफेज मीडिएटेड होता है। ठीक है। फिर कुछ कार्डिनल साइंस होते हैं इन्फ्लेमेशन के, तो एक्यूट में वो प्रेजेंट रहते हैं और क्रॉनिक में नहीं होते हैं। ठीक है। तो एक्यूट और क्रॉनिक में ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है। फिर आते कार्डिनल साइन क्या है? तो भाई रोमन सेल्सियस ने दिए थे कार्डिनल साइन। तो 4 तो बेसिक हैं ही, रूबर, ट्यूमर, कैलोर और डॉलर। ये पहले ही पढ़े अपन ने। रूबर में रेडनेस, ट्यूमर मतलब स्वेलिंग, कैलर मतलब हीट, और डॉलर मतलब पेन। तो अब मैकेनिज्म किस वजह से होती है रूबर रेडनेस? तो इंक्रीज इन ब्लड फ्लो एंड स्टेसिस। तो ब्लड फ्लो और स्टेसिस बढ़ेगा तो वहाँ पर रेडनेस हो जाएगी। फिर स्वेलिंग की होगी, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी, तो जो कंटेंट है वो बाहर की तरफ जाएगा, ब्लड से बाहर जाएगा, प्रोटीन्स वगैरह, तो उस वजह से वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी और स्वेलिंग, वहाँ का एरिया जो है स्वेल कर जाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा तेज ब्लड फ्लो होगा, उस वजह से क्या होगा कि हीट जनरेट होगी, तो स्कैलर हो जाएगा वहाँ पर, वो जो एरिया इन्फ्लेमेशन वाला वो गर्म हो जाएगा। फिर डॉलर पेन, केमिकल मीडिएटर्स प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, काइनिन वगैरह निकलते हैं, तो वो पेन करा सकते हैं, पेन करा देते हैं। फिर एक फिफ्थ साइन है लॉस ऑफ फंक्शन, फंक्शियोलेसा। तो ये दिया था वर्चू ने, रेंडल वर्चू ने। तो ये फिफ्थ है। जब 5 हो गए, मतलब रिवर, ट्यूमर, डॉलर, कैलोर, और ये लॉस ऑफ फंक्शन, फंक्शियोलेसा। तो 5 कार्डिनल साइन हो गए। ठीक है। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में दो टाइप के इवेंट्स आते हैं, वेस्कुलर इवेंट्स और सेलुलर इवेंट्स। तो वेस्कुलर इवेंट्स मतलब कि जैसे ही इंजरी हुई तो ब्लड वेसल में क्या चेंज आए। फिर सेलुलर इवेंट में वो है कि जो WBC ल्यूकोसाइट है तो उसमें क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहले वेस्कुलर इवेंट चालू करते हैं। तो ये फ्लो चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में एज इट इज़ बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वेस्कुलर इवेंट में क्या होगा, जैसे जैसी इंजरी हुई तो इमीडिएट ट्रांजिएंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। सबसे पहले वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है इसमें वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ठीक है। ब्लड में ब्लड वेसल्स का वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। फिर उसके बाद इंजरी के कारण क्या होगा, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर, काइनिन एंड एनो, ये रिलीज़ होंगे। तो ये क्या कराएंगे, वेसोडाइलेशन करा देंगे, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेशन। तो शुरू में तो थोड़ी देर के लिए वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, फिर वेसोडाइलेशन होता है। ठीक है। वेसोडाइलेशन हुआ तो लीकेज ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड आउटसाइड द ब्लड वेसल। तो वेसोडाइलेशन हुआ। ठीक है। तो फिर उसके कारण क्या होगा कि जो प्रोटीन रिच कंटेंट है, प्रोटीन रिच फ्लूइड है जो अंदर, वो बाहर लीक होने लगेगा। अब लीक होगा बाहर, तो जहाँ पर भी वो इंजरी हुई है वहाँ पर जो टिश्यू है वहाँ पर इडीमा होना चालू हो जाएगा, मतलब फ्लूइड बाहर आ गया तो वो स्वेल हो जाएगा, तो इडीमा होगा। ठीक है। फिर वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इंक्रीज इन वेस्कुलर परमेबिलिटी, तो ये हॉलमार्क है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, कि वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हुई तो मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। ठीक है। फिर जैसे ही वो फ्लूइड बाहर जाने जाएगा, चला जाएगा धीरे धीरे, और वहाँ पर इडीमा होता जाएगा, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ रही है साथ साथ में, और फिर एक टाइम आएगा कि मतलब वो स्टेसिस वाली स्टेज आएगी। अब ब्लड फ्लो स्टेसिस होगा, मतलब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा बहुत, और स्टेसिस जाएगा मतलब बहुत ब्लड फ्लो एकदम रुक जाएगा। ठीक है। फिर अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ी कैसे और ये लीकेज हुआ क्यों। तो अब लीकेज क्यों होता है, एक तो जो एंडोथीलियल है, ये मान के चलो ब्लड वेसल है, ये ब्लैक से बनी है, और ये ब्लू कलर की एंडोथीलियल सेल है। तो एक तो गैप्स बन जाए, गैप्स से ड्यू टू एंडोथीलियल कॉन्ट्रैक्शन, एंडोथीलियल कॉन्ट्रैक्ट कर जाए और गैप्स बन जाए, और यहाँ से जो कंटेंट है वो बाहर चला जाए। ठीक है। डायरेक्ट इंजरी, कुछ इंजरी हो जाए एंडोथीलियल सेल में, तो इस वजह से भी जो कंटेंट है यहाँ से बाहर जा सकता है। फिर ल्यूकोसाइट डिपेंडेंट इंजरी, ल्यूकोसाइट की वजह से कोई इंजरी हो जाए तो भी हो सकता है। इमेच्योर एंडोथीलियल विथ गैप्स, तो एंडोथीलियल ही इमेच्योर है तो उनके बीच में गैप्स प्रेजेंट है। तो ये मैकेनिज्म है कि क्यों लीकेज हो रहा है। ठीक है। तो ये अब इंपॉर्टेंट, ये भी देख लेना। फिर आते सेलुलर इवेंट में नेक्स्ट। अभी अपन ने देखा कि ब्लड स्टेसिस हो चुका, ब्लड रुक चुका है। ठीक है। तो उसके बाद नॉर्मल एक्सियल फ्लो, नॉर्मल एक्सियल फ्लो होता है कि बीच में जो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो बीच में फ्लो है ब्लड है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है। फिर
मार्जिनेशन ऑफ WBC, जो सेंटर में ल्यूकोसाइट प्रेजेंट थे अब वो पेरिफेरी में चले जाएंगे। देखो ये ब्लड है, यहाँ सेंटर में WBC फ्लो कर रहे थे तो अब वो पेरीफेरी में चले जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, मार्जिनेशन ऑफ WBC। ठीक है, मार्जिनेशन हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये यहाँ पर जब WBC आ जाएंगे तो यहाँ पर होगी इसके रोलिंग। तो अभी पहले चल रहे थे ना, मूव कर रहे थे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि रोलिंग करेंगे वो, मतलब एंडोथेलियल सेल के ऊपर वो वीक बॉन्ड्स बनाएंगे और आगे तरफ रोलिंग करेंगे। फिर एक टाइम बाद वो रुक जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, अधेसन हो जाएगा। अधेसन के बाद क्या होगा, फिर ट्रांसमाइग्रेशन। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या किया। सबसे पहले वो जो थे मार्जिनेशन हुआ, मतलब बीच से एक्सियल फ्लो से किनारे की तरफ गए तो पेरिफेरल हो गया। फिर रोलिंग हुई, फिर रोलिंग के बाद अधेसन, फिर अधेसन के बाद ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन के एंडोथेलियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो यहाँ आ जाएंगे बाहर की तरफ, जहाँ साइट ऑफ इंजरी उस तरफ जाने लगेंगे। ठीक है, ट्रांसमाइग्रेशन हो गया, एंडोथेलियल मेम्ब्रेन उसको क्रॉस कर दी। ठीक है, फिर क्या होगा, कीमोटैक्सिस। ठीक है, कीमोटैक्सिस के बाद ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन मतलब कि जो भी वो बैक्टीरिया जो भी वो है तो उनका क्या होने लगे, कोटिंग होने लगेगी उसमें। ठीक है, फिर फैगोसाइटोसिस, ऑप्सोनाइजेशन हुआ उनका और फिर फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपन ने छोटे छोटे फॉर्म में फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ लिया, अब अपन इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रोलिंग क्या है, एडेशन क्या है, ट्रांसमाइग्रेशन अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो मार्जिनेशन तो अपन सबसे पहले देख ही लिया था कि क्या होता है कि जो WBC है वो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट रोलिंग में क्या है कि WBC बिगन्स टू मूव, begins to form loose attachment over the endothelium, that is roll over the endothelium। तो ये क्या कर रहे थे, यहाँ पर लूज अटैचमेंट बना रहे थे एंडोथीलियम से और मूव कर रहे थे उसके ऊपर। ठीक है, तो कौन कौन इसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें सिलेक्टिन्स हेल्प करते हैं। ठीक है, सिलेक्टिन एक मॉलिक्यूल, तो एक बार ऊपर देख लेते हैं। रोलिंग में सिलेक्टिन हेल्प करते हैं, अधेसन में इंटीग्रिन और ट्रांसमाइग्रेशन में पेकम 1। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ये हेल्प करेंगे। ठीक है, अब कैसे, ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन और एल सिलेक्टिन, 3 टाइप के सिलेक्टिन है। ई सिलेक्टिन प्रेजेंट होते हैं एंडोथीलियल में, पी सिलेक्टिन प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट्स प्लस एंडोथीलियल में, एल सिलेक्टिन प्रेजेंट होते हैं ल्यूकोसाइट में। तो एल सिलेक्टिन जो ल्यूकोसाइट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एक ल्यूकोसाइट में प्रेजेंट होंगे, वो बाइंड करेंगे ग्लाइकेम 1 और CD34। ठीक है, उससे और बाइंड करेंगे। अब देखो समझो कैसे, ये देखो यहाँ पर मान के चलो ये अपना ये WBC है, तो इसकी सरफेस पे प्रेजेंट होगा अपना क्या, एल सिलेक्टिन। ठीक है, ये एल सिलेक्टिन यहाँ प्रेजेंट होगा और एंडोथेलियल के यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, ये अपना ग्लाइकेम 1 और CD34। तो ये एल सिलेक्टिन और ग्लाइकेम 1 का अटैचमेंट बनाएंगे और उसके कारण रोलिंग होगी। ठीक है, तो समझ में आया। ऐसे इसमें ये प्लेटलेट्स और एंडोथेलियल प्रेजेंट होता है तो ये इसके रोलिंग मूवमेंट करा देगा। ठीक है, और ये सब ऐसा है, इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, CLL लेवाइस मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट आता है अधेसन। तो अधेसन में क्या होगा, फर्म अधेसन ऑफ ल्यूकोसाइट टू एंडोथेलियल इज कॉल्ड अधेसन। अब पहले रोलिंग हो रही थी तो लूज बॉन्ड बन रहे थे, अब अधेर कर गया कि मतलब एक एंडोथेलियल से चिपक चुका है। तो उसमें कौन हेल्प करता है, β1 इंटीग्रिन और β2 इंटीग्रिन। तो β1 इंटीग्रिन VCAM1 रिसेप्टर ऑन एंडोथेलियल से ज्वाइन होता है और β2 ICAM1 से। वैसे जैसे बताया था ना वैसे ही अटैच होगा, β1 प्रेजेंट होगा ल्यूकोसाइट में और VCAM प्रेजेंट होगा अपने एंडोथेलियल में और दोनों जुड़ जाएंगे। फिर ट्रांसमाइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ WBC अक्रॉस एंडोथेलियम। अब WBC एंडोथेलियम को क्रॉस करेगी और इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, जहाँ पर साइट ऑफ इंजरी उस तरफ जाने लगेगी। और किसके मीडिएटेड होता है ये, पेकम 1 और CD31। तो ये है, तो 3 हो गए, इसमें सेलेक्टिन है, इसमें इंटीग्रिन है और इसमें पेकम 1 और CD31 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कीमोटैक्सिस। अब वो एंडोथेलियल की मेम्ब्रेन को क्रॉस तो कर गया है, पर वो साइट ऑफ इंजरी तक जाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। तो मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट इन द डायरेक्शन ऑफ केमिकल स्टिमुलाई टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी, उसको क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिस। तो कीमोटैक्सिस 2 मीडिएटर्स होते हैं, एक्सोजीनस मीडिएटर, एंडोजीनस मीडिएटर, जो मतलब कि उसको लेके जाते हैं। एक्सोजीनस मीडिएटर जो मतलब बाहर से हैं, जैसे कि बैक्टीरियल सेल वॉल प्रोडक्ट, पेप्टाइडोग्लाइकन, जो भी मतलब सेल वॉल के प्रोडक्ट हैं, जो सेल वॉल के रिसेप्टर एंटीजन जो भी है, उसकी वजह से जो सेल है उसकी तरफ जाएगा साइट ऑफ इंजरी, तो वो एक्सोजीनस मीडिएटर के थ्रू। और एंडोजीनस मीडिएटर में आपने खुद के बॉडी से जो रिलीज है, जैसे इंटरल्यूकिन, C5a, ल्यूकोट्राइन्स, ये सब अपने बॉडी से ही रिलीज हुए हैं। तो ये जो जैसे कीमोटैक्सिस कराएंगे तो एंडोजीनस मीडिएटर्स कहलाएंगे। ठीक है, और मैकेनिज्म क्या है, लाइगेंड बाइंड टू 7 ट्रांसमेम्ब्रेन G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इंक्रीज द साइटोसोलिक कैल्शियम, पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन। तो मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन GPCR मतलब है, मतलब रिसेप्टर है ये, इससे लाइगेंड बाइंड करेगा। ठीक है, WBC की साइड पे साइटोसोलिक कैल्शियम बढ़ेगा, एक्टिन का पॉलीमराइजेशन होगा और कीमोटैक्सिस आएगी। ये मैकेनिज्म छोटी सी याद कर लेना, बहुत बड़ी दी हुई बुक में। ठीक है, फिर ऑप्सनाइजेशन, कोटिंग ऑफ माइक्रोब सो दैट दे आर इजीली फैगोसाइट।
अब क्या है कि जो जिसको फेगोसाइटोसिस करना है, जिसका होना है, जैसे बैक्टीरिया को फेगोसाइट करना है, तो उसमें क्या कर देंगे अपन, कोटिंग कर देंगे ऑप्शन की, कि जिससे कि फेगोसाइट आसानी से उसे ढूंढ पाए और अच्छे से इफेक्टिवली फेगोसाइटोसिस होए। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्सोनाइजेशन। तो वो किसके कारण होता है, ऑप्सोनेंस। कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि बाइंड कर जाते हैं बैक्टीरिया से, फॉरेन बॉडी से, उसके कारण आसानी से ऑप्सोनाइजेशन हो जाता है। तो उसमें क्या आता है, IgG, C3b, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये ऑप्सोनेंस है, ठीक है। फिर लास्ट आता है अपना फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या है, प्रोसेस इन विच ल्यूकोसाइट रिकॉग्नाइज, इंटरनलाइज एंड डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेलुलर डेब्रिस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। इसमें क्या है, सबसे पहले जो फेगोसाइट है, फेगो जो करना है, जिस जो जो WBC है, वो सबसे पहले क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। फिर इंटरनलाइज करेगा, उसको इंगल्फ कर लेगा, और फिर डाइजेस्ट कर देगा, मतलब किल कर देगा। तो बैक्टीरिया को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है कि भाई इसका फेगोसाइटोसिस करना है अपन को, फिर इंटरनलाइज करेगा, उसको इंगल्फ कर लेगा, और फिर डाइजेस्ट कर लेगा। 3 स्टेप मेन है, अपन इसी 3 स्टेप से चलेंगे। सबसे पहली स्टेप क्या है, रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट। तो रिकॉग्निशन ऑफ पार्टिकल बाय रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन ल्यूकोसाइट। तो कुछ ल्यूकोसाइट में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसका रिकॉग्निशन हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो इसका अपन को फेगोसाइटोसिस करना है, जैसे कि मैनोज रिसेप्टर, स्कैवेंजर रिसेप्टर, GPCR रिसेप्टर फॉर ऑप्सोनेंस, ठीक है। तो ये 4 हैं, और भी रिसेप्टर होते हैं, पर ये 4 मेनली याद कर लेना कि ये रिसेप्टर की वजह से रिकॉग्नाइज और अटैचमेंट होता है। तो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि भाई इसका फेगोसाइटोसिस करना है, अटैच होगा वो बैक्टीरिया, और उसका फिर अटैचमेंट हो जाएगा, फिर आगे की प्रोसेस। फिर अब होगा एंगल्फमेंट। बैक्टीरिया एंगल्फ बाई स्यूडोपोडिया एंड ट्रैप्ड विद इन द फेगोसोम। तो अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर ये जो बैक्टीरिया है अंदर चला गया, तो यहाँ पर जो एंगल्फमेंट हो गया, ये जो प्रोसेस है ना, अंदर आने वाली, जो इसमें इसने इसको अंदर ले लिया, इसको एंगल्फमेंट बोलते हैं। तो बैक्टीरिया एंगल्फ बाई सूडोपोडिया एंड ट्रैप्ड विद इन फेगोसोम। तो ये फेगोसोम फॉर्मेशन हुआ, और ये सूडोपोडिया, मतलब ये साइटोप्लाज्मिक डीपनिंग हो रही है ना, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। इट फ्यूजेज विद लाइजोसोम टू फॉर्म फेगोलाइजोसोम। फिर आगे चल के क्या होगा, ये लाइजोसोम था, और ये यहाँ पर फेगोसोम था। फेगोसोम और लाइजोसोम मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, फेगोलाइजोसोम, ठीक है। क्या मतलब, फिर से सुनना ध्यान से। ये बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया यहाँ पर अटैच हुआ, ठीक है, और यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट थे, तो यहाँ रिकॉग्निशन हो गया और अटैचमेंट हो गया, है ना, बैक्टीरिया यहाँ पर अटैच हो गया। फिर यहाँ सूडोपोडिया फॉर्मेशन हुआ, तो इसने इसको इंगल्फ कर लिया, ठीक है, अपने अंदर ले लिया, इंगल्फ कर लिया। उसके बाद क्या होगा, जो लाइजोसोम प्रेजेंट थे और फेगोलाइजोसोम था, ये फेगोलाइजोसोम और लाइजोसोम मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, फेगोलाइजोसोम, ठीक है। फेगोलाइजोसोम बन जाएगा। फिर आगे चल के अपन देखते हैं अभी किलिंग एंड डिग्रेडेशन। तो ये 3rd स्टेप है, किलिंग एंड डिग्रेडेशन। तो अब जो लाइजोसोम ग्रेन्यूल थे, वो अपने एंजाइम रिलीज करेंगे और बैक्टीरिया को मार देंगे, तो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, उससे पहले पूरे देखते हैं कि कैसे कैसे होता है किलिंग एंड डिग्रेडेशन। 2 टाइप के मैकेनिज्म से होता है, एक ऑक्सीजन डिपेंडेंट और एक ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट में सबसे पहले आता है रॉस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जो सबसे ज़्यादा मेजर किलिंग सिस्टम है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव बैक्टीरियल किलिंग सिस्टम। तो इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो उसको सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, NADPH से NADH कन्वर्ट होता है, सुपर NADPH ऑक्सीडेज। कुल मिला के याद कर लो, ऑक्सीजन से सुपर ऑक्साइड कन्वर्ट होता है NADPH ऑक्सीडेज की मदद से। फिर सुपर ऑक्साइड H2O2 में कन्वर्ट होगा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज से, ठीक है। फिर H2O2 कन्वर्ट होगा HOCl में माइलोस पर ऑक्सीडेज से, और जो HOCl है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला किलिंग सिस्टम है, सबसे ज़्यादा मेजर यूज है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज ऐसी प्रेजेंट होती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के साथ वो भी एक्ट करती है, पर माइनर सिस्टम है। फिर एक आता है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। तो इट इज़ माइनर किलिंग मैकेनिज्म मीडिएटेड बाई एंजाइम लाइक लाइजोजाइम, लैक्टोफेरिन, मेजर बेसिक प्रोटीन। तो ये जो 3 एंजाइम है, लाइसोजाइम, लैक्टोफेरिन, मेजर बेसिक प्रोटीन, इनसे मीडिएटेड होती है, और जो कि ईओसिनोफिल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए किलिंग सिस्टम, फेगोसाइटोसिस कंप्लीट हो गई, है ना। तो ये था अपना एक्यूट इन्फ्लेमेशन में वेस्कुलर इवेंट, सेलुलर इवेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आराम से आ सकते हैं, तो ये कर लेना, ठीक है।